बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। रोने से कुछ हासिल न होगा शमा, कर्नल ने बराई हुई आवाज में बीवी को दिलासा देते हुए कहा। वो मुझे भी इसी कदर अजीज थी, लेकिन देखो कहीं मैं रो रहा हूँ। वो झूठ बोल रहा था, इसकी आवाज गुलूगेर थी, आंखों से मोती टपक रहे थे। ये और बात थी कि वो आवाज से नहीं, दिल की गहराइयों से रो रहा था। थोड़ी देर बाद जज्बाती फजा कदरे साजगार हुई तो कर्नल की जुबानी मुझे पूरे वाक़े का इल्म हुआ। इसकी किसी करीबी सहेली की शादी थी। इस सिलसिले में पिछले दिन 2 मरतबा इसके पास फोन भी आया और वो अपने बाप की इजाजत से अपनी सहेली की शादी की तैयारियों में हाथ बटाने चली गई। अलबत्ता इसने ये एहतियात की थी कि घर से जाते हुए अपनी माँ का बुर्का ओढ़ लिया था ताकि आसानी पहचानी न जा सके। पिछली शाम कर्नल के मुझसे टेलीफोन पर राब्ते के बाद जब 6 बज गए और गजाला वापस घर न पहुंची तो कर्नल ने गजाला की सहेली के घर फोन किया। वहां से मालूम हुआ कि गजाला सिरे से वहां पहुंची ही नहीं थी। ये इतला पाते ही सदमे से कर्नल की हालत अबतर हो गई। जब वो कुछ संभला तो इसके पास मेरा कोई सुराग नहीं था, लिहाजा मजबूरी की हालत में इसने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। वारदात संगीन थी, लिहाजा थाने से फौरन ही एक अफसर इसके घर आ पहुंचा। कर्नल के बकौल इसकी तफ्तीश का अंदाज जारहाना बल्कि एक हद तक अमेज था। इस वक्त तक इसने थाने के रोजनामचे में गजाला की गुमशुदगी का इंदराज नहीं किया था और मुसर था कि अगर अगवा की रिपोर्ट दर्ज करानी है तो 1-2 ऐसे नाम भी रिपोर्ट में शामिल होने चाहिए जिन पर अगवा में मुलव्वस होने का शुबा हो, और अगर किसी पर शुबा नहीं है तो अगवा के बजाय घर से फरार की रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। इस ज़मन में तफ्तीशी अफसर का सारा जोर इसी एक नुक्ते पर रहा कि गजाला का मेल जोल किन मर्दों से था, हम जमायतों में किस से इसकी बेतकल्फी थी। शादी और मंगनी के सवाल को कर्नल ने सफाई से उड़ा दिया, क्योंकि गजाला की मुझसे निस्बत का इकरार करने के बाद इसे मेरे बारे में भी बहुत कुछ बताना पड़ता जिससे वो गुरेज करना चाह रहा था। आप फिक्रमंद ना हो, मैं अपने तौर पर इसे तलाश कराऊंगा। शहर में मेरे भी कुछ वसाइल हैं, अब इनसे काम लेने का वक्त आ गया है। मैंने पूरी कथा सुनने के बाद कहा। लेकिन कब? कर्नल करबनाक आवाज में बोला। मेरे लिए तो एक एक लम्हा भारी गुजर रहा है। इसकी गुमशुदगी के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि इस दौर में दरिंदा सिर्फ लोगों के दरमियान एक बेटी का बाप होना कितना बड़ा अजाब है। मैं फुरेरी लेकर रह गया। इस कदर मायूसी भी अच्छी नहीं। मैं अपनी महम का आगाज इसी वक्त कर रहा हूँ। शमा की आंसुओं से जिलमिलाती हुई आंखों में उम्मीद की चमक नमूदार हो गई और वो बर्राई हुई आवाज में बोली, तुम ही कुछ कर सकोगे बेटा। ये तो इस हादसे पर अपनी रही सही हिम्मत भी हार बैठे हैं। मैं वहाँ से उठकर फोन के करीब जा बैठा। कर्नल ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया और अपनी बीवी को वहाँ से उठा ले गया। मैंने जहांगीर का नंबर मिलाया तो तीसरी घंटी पर दूसरी तरफ से रिसीवर उठाया गया और मेरे कानों में जहांगीर की बीवी सलमा की ख्वाबनाक आवाज आई, मैं डैनी बोल रहा हूँ। जहांगीर कहाँ है? मैंने नरम और संजीदा लहजे में कहा। ओह डैनी, मुझे पहचानते ही इसकी आवाज से नींद के असरात फौरन काफूर हो गए। कहाँ गायब हैं आप इतने दिन से? वो हस्बे मामूल मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय मेरी जात में उलझ गई। इसी शहर में हूँ, कई बार फोन किया लेकिन तुम घर पर होती ही नहीं हो। जरा जहांगीर से मेरी बात करा दो, बहुत जरूरी काम है। लेकिन मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि तुम फोन करते रहे हो। वो बेतकल्फाना लहजे में बोली और मैं हैरान रह गया कि जहांगीर इस मानी खेज लबो लहजे को कैसे नजरअंदाज कर सकेगा। बताता कौन, तुम नहीं थी तो जहांगीर से गपशप कर ली और अब इसको फोन किया तो तुमसे गपशप करना पड़ रही है। वो अपनी ख्वाबगाह में पड़े होंगे। इसने बेपरवायाना लहजे में कहा, क्या ये मुमकिन नहीं कि थोड़ी देर के लिए तुम इन्हें भूलकर मुझ ही से बातें करते रहो? तुमसे बात करके मेरे दिल का गुबार हल्का हो जाता है, वरना इस शहर में तो तुम्हारे दोस्त की वजह से मुझे दिक्कत हो जाए। मैं फिर फोन कर लूंगा, मैंने खुशामदाना लहजे में कहा।
इस वक्त एक जरूरी बात करनी है। आजकल तुम दोनों अलहदा कमरों में क्यों रह रहे हो? बस इसी से अंदाजा लगा लो कि बात किस कदर संगीन होगी। इसके कमरे में फोन नहीं है क्या? हो भी तो क्या फर्क पड़ता है? रिसीवर पर इसकी तलख आवाज उभरी। जो शख्स मेदे से खोपड़ी तक बहिश्की में गर्क होकर सोता हो, इसे फोन की घंटी तो क्या तोप का धमाका भी नहीं उठा सकता। तुम लाइन होल्ड करो, मैं किसी मुलाजिम के हाथ फोन इनके कमरे में भिजवाकर इन्हें उठवाती हूँ। होश में हुए तो बात कर लेना, लेकिन मैं कल तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। लाइन पर सन्नाटा छा गया। खासे तवील सकूत के बाद नींद और नशे से लड़खड़ाती हुई जहांगीर की आवाज सुनाई दी। मैं डैनी बोल रहा हूँ, क्या तुम इस वक्त बात करने के काबिल हो? डैनी? आहा मेरे दोस्त, इसकी आवाज से जाहिर हो रहा था कि इस वक्त वो बुरी तरह नशे में था। मैं तो बहुत काबिल हूँ, सिर्फ 7 जमात पढ़ा हुआ हूँ और दोस्त बनकर मेरी काबिलियत पूछ रहे हो। तुम्हारी बीवी कहाँ है? मैंने गुस्से में अपना निचला होंठ काटते हुए इसकी दिमागी कैफियत आजमाने के लिए पूछा। होगी कहीं पड़ी हुई, इससे क्या लेना है तुम्हें? वो बहका हुआ जरूर था, लेकिन खोपड़ी से बिल्कुल ही बाहर नहीं था। मैंने नपे तुले अल्फाज में अपना सवाल मुरतब किया, फिर पूछा, पिछले 36 घंटों में तुमने A2 के लिए क्या काम सर अंजाम दिया है? जवाब में इसने A2 को एक गंदी सी गाली दी, फिर बोला, वो बुरा या भला जो कुछ भी है, ये मेरा और इसका मामला है। तुम कौन होते हो इसके बारे में पूछगिछ करने वाले? तुम्हारे ही भले को पूछ रहा हूँ। इसने बिन्नाए हुए लहजे में दरमियान से मेरी बात काट दी। ज्यादा खैर ख्वाही जताने की कोशिश न करो, मैं अपना बुरा भला खुद समझता हूँ। अपना मतलब बताओ, इतनी रात गए मेरी नींद क्यों खराब की? नशे की झोंक में वो उचट गया था, लिहाजा इससे मजीद बात करना बेकार थी। इस वक्त तुम्हें चढ़ी हुई है, नशा उतरेगा तो सुबह बात करूंगा। ये कहते हुए मैंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। इसे क्यों फोन किया था? सुल्तान शाह ने फौरन ही सवाल दाग दिया। गजाला से किसी को कोई परखाश नहीं थी, इसे A2 ही के किसी हरकारे ने अगवा किया है। मेरा ख्याल था कि शायद जहांगीर को इस बारे में कुछ इल्म हो और इससे मुझे कोई सुराग मिल सके, लेकिन वो इस वक्त नशे में बदहाल हो रहा है। और रक्षी के बारे में क्या ख्याल है? अब इसी की तरफ जाऊंगा, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। वो बहुत मक्कार औरत है, फोन पर टाल देगी। दूबदू बात होगी तो वो मुझसे कुछ न छुपा सकेगी। वो वहाँ बैठा इससे बातें करता रहा। इसी असना में कर्नल शमा को इसकी ख्वाबगाह में छोड़कर वापस आ गया। मैंने इसे अपने जाने के बारे में बताया तो वो भी साथ चलने पर मुसर हो गया, लेकिन मैं किसी न किसी तरह इसे टालने में कामयाब हो ही गया। फिर अपने सूटकेस से एक बेआवाज पिस्तौल और कुछ फाजल राउंड्स लेकर वहां से रक्षी के घर के लिए रवाना हो गया। स्टोन हाउस एक वसीओ अरीज इमारत थी और इस एतबार से शायद मनहूस भी के इसे अपनी बिन ब्याही बीवी के नाम पर खरीदने के चंद ही रोज बाद कासम इसे आबाद करने की आरज़ू दिल में लिए जहन्नम बासिल हो गया। जहां तक मुझे इल्म था, रक्षी इस इमारत के एक हिस्से में तनहा रहती थी और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी रात गए अपने फाटक पर उभरने वाली किसी अजनबी दस्तक का जवाब देगी। लेकिन मुझे ये देखकर हैरत हुई कि दूसरी ही दस्तक पर दरवाजा खोल दिया गया और एक उदेड़ उम्र लेकिन तवाना शख्स गेट लैंपस की रोशनी में मेरा जायजा लेने लगा। इसकी आंखों में नींद के आसार बाकी थे, लेकिन एक अजनबी को अपने मद्दे मुकाबल पाकर वो पूरी तरह मुस्तैद और चुकन्ना नजर आ रहा था। मुझे मिस रक्षी से मिलना है, मेरा नाम डैनी है, मैंने नरम लहजे में कहा। मेरा नाम सुनकर इस शख्स की आंखों में चमक सी लहराई और यकायक मुझ पर 14 तबक रोशन हो गए, क्योंकि इसने गैर मुतवक्को तौर पर किसी वहशी सांड की तरह सर झुकाकर पूरी कुव्वत से मेरे सीने पर टक्कर रसीद की थी और मैं संभलने की हर कोशिश में नाकाम होकर लड़खड़ाता हुआ पीछे गिर गया। इस शख्स ने मोहलत दिए बगैर फुर्ती के साथ मेरी पिंडलियां पकड़कर मुझे अंदर घसीट लिया। मैंने पूरी कुव्वत से फजा में टांगे चलाई और इसकी गिरफ्त से छुटकारा हासिल करने में कामयाब हो गया। फिर मैं फुर्ती से लौट लगाकर पुख्ता फर्श से उठा तो इसके हाथ में लंबे फाल वाला एक चाकू चमकता हुआ नजर आया। इस वक्त इस उदेड़ उम्र आदमी का चेहरा बिल्कुल ही बदल कर रह गया था। आंखों में खून की प्यास उतर आई थी और वो दाहिने हाथ में किसी पेशावर मशाक कातिल की तरह चाकू तोल रहा था। वो इनहमाक और तवज्जो की जंग थी। मैं एक लहजे के लिए भी इसके चाकू
वाले हाथ से निगाह हटाता तो पूरा फल मेरे बदन में उतर जाता। मैंने अपनी जेब से बेआवाज पिस्तौल निकालने का इरादा आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया और इसके हमले के इंतजार में अपनी जगह तब्दील करने लगा। इसने कई बार फिजा में चाकू को मेरी तरफ लहरा कर फपकियां दी, लेकिन मैंने इसका मुद्दा समझते हुए हर बार मुख्तलिफ रद्दे अमल का मुजाहरा किया। अगर इसे मेरे किसी मखसूस रद्दे अमल का अंदाजा हो जाता तो वो इसी पहलू को दबाकर मुझ पर कामयाब वार करने की कोशिश करता, लेकिन मैंने इसका वो आजमाइशी हरबा अक्सर नाकाम बना दिया। इस वक्त मुझे शदीद हैरत हो रही थी कि बज़ाहिर सीधा और बेजरर नजर आने वाला वो शख्स किस कदर खतरनाक साबित हुआ था। फिर ये कि रक्षी इसे कहां से पकड़ लाई थी और ये कि इसे मुझसे क्या परखाश थी जो वो मेरा नाम सुनते ही लड़ने मरने पर उतर आया था। मेरे लिए वो शख्स कतई अजनबी था। फिर यही हो सकता था कि रक्षी ने इसे मुलाजिम रखते हुए मेरे बारे में कुछ खतरनाक हदायत दी हो और वो इन्हीं पर अमल करने की कोशिश कर रहा हो। रक्षी से मेरी आखिरी मुलाकात बहुत खुशगवार और दोस्ताना फिजा में हुई थी और ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती थी कि इसके बाद वो अचानक ही मेरे खिलाफ हो गई हो, बजाज इसके के गजाला पर इसी ने हाथ डाला हो और अब मेरी तरफ से किसी इंतकामी कार्रवाई से खायब होकर इसने मुझसे दूर रहने का फैसला कर लिया हो। रक्षी के बारे में वो ख्याल बहुत इश्तियाल अंगेज था। मेरे जी में आया कि जेब से पिस्तौल निकालकर इस शख्स का खात्मा कर दूं, लेकिन ये अमर माने रहा कि हाथ जेब में हुआ तो मैं पूरी तरह मुदाफत न कर सकूंगा। आखिरकार उदेड़ उमर को शायद वो मौका नजर आ ही गया जिसका वो मतलाशी था। वो किसी छलावे की तरह अपनी जगह से उछला और तीर की तरह मेरे ऊपर आया था। मैंने फुर्ती के साथ अपने बदन को बाएं तरफ झुकाई दी और इसकी दाहिनी कलाई अपने जिस्म से दूर ही गिरफ्त में लेने में कामयाब हो गया। फिर मैंने तेजी के साथ अपना हाथ ऊपर उठाकर बदन को एक चक्कर दिया। इसकी कलाई मुड़ गई। मैंने इस पर मजीद जोर डाला और वो कराहता हुआ नीचे झुकता चला गया। मैंने इसके हाथ से चाकू छीनकर पूरी कुव्वत से इसके पेट में ठोक रसीद की और वो दोनों हाथों से अपना पेट थाम कर गुर्राता हुआ पीछे उलट गया। इस बार मेरी बारी थी, लिहाजा इसके संभलने से पहले मैंने अपनी जेब से पिस्तौल निकाल लिया और इसकी तरफ लपका। इसने शायद पिस्तौल की झलक देख ली थी क्योंकि वो वहीं पड़े पड़े किसी बेआब मछली की तरह तड़पा और फिर जोंक की तरह मेरी पिंडलियों से लिपट गया। बज़ाहिर वो उदेड़ उमर था लेकिन बेपनाह जिस्मानी ताकत का मालिक था। मैंने महसूस किया कि अगर मैंने फौरी कार्रवाई न की तो वो मेरी पिंडलियों पर दबाव बढ़ाकर मुझे नीचे गिरा देगा। मैंने इत्मीनान से नाल सीधी की और इसके दाहिने शाने में पिघला हुआ शीशा उतार दिया। वो एक करीहा चीख मारकर उछला और मैं इसकी गिरफ्त से आजाद हो गया। इस पर निगाह रखते हुए मैंने बढ़कर खुला हुआ दरवाजा बंद कर दिया ताकि किसी की इत्तफाकी दखल अंदाजी का इम्कान न रहे। वो इलाका ज्यादा आबाद नहीं था लेकिन मुझे डर था कि कहीं इसकी चीख किसी को मतवज्जो करने का सबब न बन जाए। अदाकारी खत्म करो और अपने कदमों पर खड़े हो जाओ। मैंने गुर्राते हुए इसे हुक्म दिया। इसने सर उठाकर मुझे तहकीर अमेज निगाहों से घूरा। एक लम्हे के लिए यूं महसूस हुआ जैसे वो हथेलियों और पंजों के बल फर्श से उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बहुत ही ढीठ और बेखौफ साबित हुआ और उछलकर दोबारा मुझ पर आ पड़ा। मेरी नीयत इसे कुछ देर जिंदा रखकर बाज पुरस करने की थी, लेकिन इसे मुसलसल मुजाहमत पर आमादा पाकर मुझे अपनी गुलू खलासी की फिक्र लाहक हो गई और मैंने पिस्तौल की नाल इसकी बाएं पसलियों में अड़ाकर ट्रैगर दबा दिया। इसके जिस्म को एक शदीद झटका लगा और वो मेरे बदन पर अपनी गिरफ्त खो बैठा। इस बार वो किसी कटे हुए शतीर की तरह पुरशोर आवाज के साथ फर्श पर आ गिरा था। जल्द ही इसने मेरी निगाहों के सामने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया और मैं गेट लैंपस की नाकाफी रोशनी में इसकी तलाशी लेने की नीयत से इस पर झुक गया। खत्म करो ये खेल, इसके पास कुछ नहीं मिलेगा। अचानक किसी सिमत से एक नस्वानी आवाज आई और मैं बौखलाकर चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई नजर न आया। इसी लम्हे तरन्नम रेज हंसी के साथ दोबारा आवाज उभरी, तुम नहीं देख सकोगे, मैं इधर तारीख राहदारी में हूँ। मैंने इस बार रक्षी की आवाज साफ पहचान ली। वो सरगोशियाना लहजे में कह रही थी, इसे घसीट कर मालती की झाड़ियों के पीछे डाल दो और बेधड़क मेरी तरफ चले आओ। मैं बाहर रोशनी नहीं करना चाहती। वो हमेशा ही मेरे लिए नाकाबिले फहम साबित होती रही थी। पहले इसके दरबान ने मेरा नाम सुनते ही मुझ पर कातलाना हमला किया और
जब मैंने इसे जेर करके मौत के घाट उतार दिया तो वो यूं मुझे अपनी तरफ बुला रही थी जैसे अंधेरे में छुपी शुरू से सारा खेल देखती रही हो। मैं मुर्दे नहीं ढोता, मैंने चिल्लाए हुए लहजे में कहा। इधर रोशनी नहीं करना चाहती तो बाहर खुले आसमान के नीचे आकर बात करो। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। इसकी मुतासफाना आवाज उभरी। अहमक ना बनो, जो कह रही हूँ इस पर अमल करो। हो सकता है कि इस वक्त बाहर कोई और भी मौजूद हो। मैं इसकी निगाहों में नहीं आना चाहती। मैंने बेजारी के आलम में मरने वाले का हाथ थामा और इसे जमीन पर ही घसीटता हुआ मालती की झाड़ियों तक ले गया। फिर बेरहमी के साथ इसे उठाकर दूसरी तरफ कच्ची जमीन पर लुढ़का दिया। मैं हाथ झाड़ता हुआ अंधेरे में पहुंचा तो मुझे अपने करीब ही रक्षी की आवाज सुनाई दी, मेरे पीछे चले आओ। तुमने वही किया जिसकी मुझे उम्मीद थी। अगर वो तुम पर काबू पा लेता तो मुझे ही अंधेरे में से इस पर गोली चलाना पड़ती। तुम रोज बरोज पेचीदा होती जा रही हो। मैंने इसके कदमों की आवाज पर अंधेरे में आगे बढ़ते हुए कहा। पहले अपने आदमी से कातलाना हमला करा के खामोशी से तमाशा देखती रही और जब मैंने इसे जेर कर लिया तो अब हमदर्दी जता रही हो। कुछ समझ में नहीं आता कि तुम्हें अपना दोस्त समझूं या दुश्मन। पल पल में रंग बदलने लगी हो। अंधेरे में इसकी मुख्तसर सी हंसी उबर कर रह गई। एक मोड़ घूमकर हम रोशन कमरे के सामने पहुंच गए। ये वही जगह थी जहां मैं पहले इससे मिल चुका था। रोशन ख्वाबगाह में दाखिल होकर वो मेरी तरफ घूमी तो इसके हाथ में रिवाल्वर मौजूद था जिसकी नाल झुकी हुई थी। अब पूछो क्या पूछ रहे थे तुम? इसने एक सोफे पर बैठते हुए कहा। दोस्त ना समझते तुम मुझसे मिलने यहाँ क्यों आते, और अगर मैं तुम्हें दुश्मन समझती तो अपने आदमी को तुम्हारे हाथों यूं आसानी से क्यों मरने देती? फिर वो मेरा नाम सुनते ही मुझ पर क्यों टूट पड़ा था? ओह, तो तुम नाम बता बैठे थे इसे अपना। वो एक गहरा सांस लेकर बोली। यही तो मैं सोच रही थी कि वो अचानक तुमसे क्यों भिड़ गया था। मैं दूसरी दस्तक होने तक वहाँ पहुँच गई थी और मैंने शुरू से आखिर तक सारी कार्रवाई देखी थी। मैं तुम्हारी वजाहत का मुंतजर हूँ, मैंने तलख लहजे में कहा। मैं तुम्हारे सामने किसी वजाहत की पाबंद तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बताती चलूं कि मरने वाला मेरा आदमी नहीं था। मुझे ऊपर से हदायत मिली थी कि आज कल आदमियों की कमी है, लिहाजा कासिम के कारकुनों को समेटने की कोशिश करूं, खास तौर पर इकबाल को अपने करीब रखने की कोशिश करूं। फिर 2 दिन पहले यही शख्स इकबाल के नाम से यहाँ आ पहुंचा। मुझे हैरत थी कि इसे ये ठिकाना कैसे मालूम हुआ, लेकिन मैं इन लोगों के तरीकाकार से वाकिफ हूँ। इन्होंने मेरी निगरानी के लिए यहाँ तक इसकी रहनुमाई की होगी। दूसरी बात ये थी कि आजकल हर तरफ तुम्हारी तलाश जारी है। जिंदा नहीं तो तुम्हें मुर्दा ही पकड़ने के अहकाम जारी हो गए हैं। इस बारे में मैंने इकबाल को कुछ नहीं बताया था, लेकिन वो इनका खास आदमी था। शायद इसे बराह रास्त हदायत मिली हो, इसीलिए वो तुम पर हमला आवर हुआ होगा। मैंने इसे चौकीदार बनाया हुआ था। अच्छा हुआ कि इस काली भीड़ से निजात मिल गई। गोया ये तुम्हें A2 से जहेज में मिला था, यही समझ लो। वो हंसने लगी। इस कदर मालूम था कि छुप कर मेरे कमरे में भी ताक जांक शुरू कर दी थी, और वो बाहर से किसी और की निगरानी का क्या किस्सा था। बस एक मुहिम सा इम्कान था। बिला वजह खतरा क्यों मोल लिया जाए? वाकई कोई मौजूद होता तो इतनी दमा चौकड़ी के बाद जरूर दखल दे बैठता, लेकिन मैं अपनी जानब से कोई बेएहतियाती नहीं करना चाहती। मेरे बारे में जारी होने वाली हदायत तो तुमने सुना डाली, लेकिन इस लड़की का क्या हुआ? मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। कौन सी लड़की? इसने हैरत से सवाल किया। जिसकी तस्वीरें बांटी गई हैं। अच्छा हुआ कि तुम जिक्र निकाल बैठे। ये तो बताओ कि वो है कौन? इसके लहजे में तजस्सुस पैदा हो गया था। सुना है कि तुम्हारे साथ इसका कोई गहरा ताल्लुक है और शायद वो तुम्हारे साथ काम कर रही है। रक्षी भी एक औरत ही थी और इसके साथ मेरे मुरासम में हल्का सा कुर्बत का पहलू भी था। मैंने महसूस किया कि आखिरी सवाल करते हुए इसके लहजे में रकीबाना जलन पैदा हो गई थी, लिहाजा मैंने सरसरी अंदाज इख्तियार करना ही मुनासिब समझा। मैंने तो देखा भी नहीं है इसको। मातूब होने से पहले लाहौर से इसकी तस्वीर आई थी। मेरे पास खासी खूबसूरत लड़की है। मेरा फलसफा तो ये है कि अगर A2 को इसकी तलाश है तो लड़की ने यकीनन इसे चूना लगाया होगा। मैं इसे अपने साथ मिलाना चाहता हूँ। दबाव खासा है लेकिन कोई कामयाबी नहीं हो सकी। कहा जा रहा है कि कराची ही में है, मिल जाए जब की बात है। तुम्हारे अलावा भी कोई और इसकी तलाश में है? तंजीम से मुतल्लक सारे ही लोग इस काम में लगे हुए हैं। लड़की के लिए
लाहौर से भी एक आदमी आया हुआ है। मालूम होता है कि वो लड़की कुछ अहम राज मालूम कर लेने में कामयाब हो गई है। जब भी इसकी तलाश पर इतना जोर दिया जा रहा है। लाहौर से कौन आया हुआ है? कोई इस्लाम है, ब्लू स्टार के कमरा नंबर 7 में ठहरा हुआ है। कत्ल और अगवा के मामलात का खुसूसी माहिर समझा जाता है और आजकल मुझ ही को जवाबदेह है। सोच रही हूँ कि इसे मुस्तकिल तौर पर यहीं रोक लूं। आखिरी फिक्रा इसने मानी खेज लहजे में कहा था। मालूम होता है कि इससे मुलाकात हो गई है। मैंने मुलामत अमेज लहजे में कहा, तुम्हारे बारे में सबसे बड़ी खराबी ये है कि तुम में इज्जत नफ्स का जरा भी एहसास बाकी नहीं है। बेकार बातें हैं। वो बेपरवायाना अंदाज में बोली, नफ्स की इससे बड़ी इज्जत अफजाई क्या होगी कि इसकी तस्कीन का सामान होता रहे। मैं इससे एक आम औरत की तरह होटल ही में मिली थी। इसे शुबा भी हो जाता कि मैं ही C1 हूँ तो शायद वो मरकर भी अपने खौल से बाहर निकलने की जुर्रत न करता। बाहर पड़ी हुई लाश का क्या होगा? मैंने मौजू बदलने की नीयत से सवाल किया। किसी से ठिकाने लगवा दूंगी। A2 के लिए ये खबर दिलचस्प होगी कि इसका फरस्तादा मेरे घर में किसी बुज़दिल चूहे की तरह एक नामालूम हमला आवर का निशाना बन गया। फिर तुम इसका बंदोबस्त करो, मैं चलता हूँ, मैंने उठते हुए कहा। ऐसे कहाँ जाओगे? वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली। मेरी नींद खराब की है तो थोड़ी देर शुगल भी करना ही पड़ेगा। वैसे इस वक्त तुम्हारी आमद का मकसद क्या था? वो कैबिनेट की तरफ बढ़ते हुए बोली। मिलने आया था लेकिन खून खराबे ने तबीयत मुख्तर कर दी। मैंने नीम दिली के साथ कहा, मुझे तो महसूस हो रहा है इस वक्त तुम्हारे सर पर वही तस्वीर वाली लड़की सवार है और शायद तुम इसी के खोज में आए थे। इसने आइस कैन से बर्फ के डले गिलासों में मुंतकिल करते हुए कहा, मुझे इसकी तलाश जरूर है लेकिन इतनी भी नहीं। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, रक्षी से मुझे एक अहम सुराग मिल चुका था। मेरे दिलो दिमाग में गजाला की तरफ से वाकई एक तूफान बरपा था और मैं जल्द अज जल्द ब्लू स्टार पहुंचकर सलाम से दो हाथ करने का फैसला कर चुका था। लेकिन वो मुझे रोकने पर मुसर थी और मैं इसे नाराज करना नहीं चाहता था, इसलिए मुझे नाचार वहां ठहरना पड़ गया। रक्षी का तल्लक औरतों की इस वाहियात किस्म से था जिनके नजदीक इज्जत, आबरू और वकार का मफहूम बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है। वो किसी को भी अपनी ख्वाहिशात के सामने सर झुकाने पर मजबूर करने को अपनी फतह समझती थी और इस वक्त भी अपनी दानिश्त में फतेह याब रहना चाहती थी। लेकिन मुझे इसकी औकात मालूम थी। तड़पता मचलता स्याल इसके दाने से मैदे में उतरने के बजाय दिमाग में चढ़ता था और मुझे उम्मीद थी कि मैं थोड़ी ही देर में इसे अपने ख्वाबों के जजीरों की सैर में मसरूफ छोड़कर वहां से निकलने में कामयाब हो जाऊंगा। इस रात रक्षी ने मेरे तमाम अंदाजों को शिकस्त फाश दे दी। बाहर पड़ी हुई लाश की फिक्र इसके जहन पर सवार थी, लिहाजा वो एतदाल की हाथ से तजावुज पर आमादा न हुई और मैं इसे छोड़कर निकल भागने के इरादे को अमली जामा न पहना सका। मेरी रेस्ट बाद सुबह के 3 बजा रही थी और वो वक्त सलाम से मिलने के लिए कतई नामुनासिब था। लिहाजा मैं रक्षी को अलविदा कहकर वापस गजाला के घर लौट गया, दिल शिकस्ता और सोखता, जहाँ कर्नल मेरे इंतजार में थक हार कर गहरी नींद सो चुका था। अलबत्ता सुल्तान शाह मेरे इंतजार में जाग रहा था। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं और चेहरे पर वहशत बरस रही थी। मुझे देखते इसकी आंखों में उम्मीद की चमक लहराई थी, लेकिन मेरे सोते हुए चेहरे पर नाकामी की लकीरें देखकर इसने सब कुछ समझ लिया। फिर क्या किया जाए, किधर का रुख किया जाए? इस तरह तो भाभी का सुराग मिलने से रहा। इसने धीमी आवाज में बोझल सुकूत को तोड़ते हुए सवाल किया और मैंने इसे सलाम की दरियाफ्त से आगाह कर दिया। सुबह बहुत दूर है, क्यों ना इसे फोन ही कर लिया जाए। इसने तजवीज पेश की। फोन पर कोई बात ना हो सकेगी, उल्टा वो होशियार हो जाएगा। मैं इसे बेखबरी में घेरना चाहता हूँ, मैंने जवाब दिया और बात वहीं खत्म हो गई। वो फिक्रमंद था और मैं दिल ही दिल में फिक्रमंद होने के साथ नादम भी था, क्योंकि रक्षी के साथ मैंने जो वक्त गुजारा वो तमाम तर मजबूरियों के बावजूद सरासर ज़ियान साबित हो रहा था। वरना मैं इसी रात सलाम से मिल लिया होता। हम दोनों वहीं ड्राइंग रूम में बैठे सूरत हाल पर मगजरनी करते रहे और एस्ट्रे में सिगरेटों को मसले हुए टुकड़ों का इजाफा होता रहा। आखिरकार उजाला फैलने के बाद मैंने मुंह हाथ धोया और लिबास तब्दील करके रवानगी के लिए तैयार हो गया। इस असना में सुल्तान शाह ने चाय तैयार कर ली थी। चाय पीने के बाद मैं घर से निकल खड़ा हुआ। ब्लू स्टार मतवसत तबके का एक मसरूफ होटल था। राहदारी में पहुंचकर मैं काउंटर से रुजू करने
करने के बजाय सीधा सीढ़ियां तय करता चला गया और पहली ही मंजिल पर मुझे राहदारी में लगी हुई तख्तियों से 7वें कमरे का महल्ले को मालूम हो गया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो फौरन ही जवाब नहीं मिला, बल्कि तीसरी दस्तक के बाद किसी ने ख्वाबीदा आवाज में बुड़बुड़ाते हुए दरवाजा खोला और फिर एक अजनबी को सामने देखकर ठिठक गया। वो स्लीपिंग सूट में मलबूस एक तवाना शख्स था और चेहरे से ही जहांदीदा नजर आ रहा था। मैं तुम्हारी तलबी का पैगाम लाया हूँ, मैंने इसकी इस्तफसार तलब निगाहों के जवाब में आहिस्तगी से कहा। मुझे C1 ने भेजा है, क्या तुम अंदर आने को नहीं कहोगे? C1, इसने तहयर अमेज लहजे में कहा। ये क्या बला है, मैं कुछ समझ नहीं सका। तुम्हारा नाम सलाम ही है ना? इसके अंदाज पर मैंने बेचैनी सी महसूस करते हुए कहा। जी नहीं, इसने दांत पीस कर गुस्सीले लहजे में कहा। अगर दरवाजा पीटने से पहले नीचे काउंटर पर रजू कर लेते तो यूं मेरी नींद खराब ना होती। सूरत हाल इतनी मुज़ाहिका खेज हो गई थी कि मैं चकरा कर रह गया और हकलाहट की आड़ लेने के बावजूद मुझे बात बढ़ाने का कोई माकूल उज़र न सूझ सका। लेकिन मैंने देखा कि बज़ाहिर बात खत्म हो जाने के बावजूद इसने अपने कमरे का दरवाजा बंद नहीं किया था और मुसलसल घूरे जा रहा था। शायद यही वजह थी कि मेरे कदम भी वापसी के लिए नहीं उठ सके थे। इसने सिचुएशन से फायदा उठाते हुए मेरे गिरेबान पर हाथ डालकर मुझे अंदर घसीट लिया और फिर मुझे दीवार से लगाते हुए दरवाजा बंद कर दिया। हाँ, मेरा नाम सलाम ही है। अब बताओगे तुम्हें किसने भेजा है? C1 ने मैंने अपने सीने पर इसके दबाव के बावजूद पुरसुकून लहजे में कहा। वो कौन है? वो सांप की तरफ फुंकारा। अगर तुम सलाम हो तो जानते ही होगे कि वो एक औरत है। औरत भी नहीं बल्कि सिर्फ नस्वानी आवाज। मैंने अपनी खोपड़ी पर हत्तल मकान काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। इस वक्त मुझे अपने हरीफ की चालाकी से ज्यादा अपनी हमाकत पर ताव आ रहा था कि मैं किस कदर आसानी से इसकी बातों से बेवकूफ बन गया था। इसे क्या जरूरत पड़ गई है मेरी? इसने मेरा गिरेबान छोड़ते हुए सवाल किया। वही बता सकेगी। अब तो शायद तुम्हें इस सलूक की जवाबदेही भी करना होगी। मैंने अपना लिबास दुरुस्त करते हुए बुरा सा मुंह बनाकर कहा। गैर मामूली तरीकाकार इख्तियार करने में यही खराबी होती है। वो बोला। वो बराह रास्त भी मुझे पैगाम दे सकती थी। मुझसे जो कुछ कहा गया वो कर रहा हूँ। चल रहे हो तो बाकी सवालात खुद कर लेना। कहाँ जाना होगा? तुम्हें एक इमारत तक पहुँचाने के बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। बैठो, इसने पहली बार शरीफाना लहजे में कहा और मैं कमरे में पड़ी हुई कुर्सी की तरफ बढ़ गया। वो बहुत फुर्ती के साथ कपड़े तब्दील करके मेरे साथ रवानगी के लिए तैयार हुआ था। मैले कपड़ों से तौलिए तक हर चीज इसने बेतरतीबी के साथ कमरे में बखेर दी थी। इसके इशारे पर मैंने अपनी जगह छोड़ दी और वो अंदर की होल से चाबी निकालकर मेरे पीछे हो लिया। हमारा एक साथ बाहर निकलना नामुनासिब होगा, मैंने राहदारी में इससे कहा। होटल से निकलकर मैं दाहिनी तरफ रुकूंगा, तुम मुझसे वहीं आ मिलना। इस तरफ मेरी गाड़ी मौजूद है। ये कहकर मैं तेजी से सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे चला गया और चंद सानियों बाद वो मुकर्ररा जगह पर मुझसे आ मिला। गजाला के घर की तरफ जाते हुए मैं सोच रहा था कि तंजीम के तरीकाकार के बारे में मेरी पिछली मालूमात इस वक्त भी कारआमद थी। शायद रक्षी ही सलाम से एक तरफा राब्ता रखती थी और सलाम को इससे राब्ता का तरीका नहीं मालूम था, वरना वो मेरे साथ रवाना होने से पहले इसे तस्दीक करने की कोशिश जरूर करता। हारन की आवाज सुनकर सुल्तान शाह ने तकरीबन फौरन ही फाटक खोला था। फिर पोर्च में गाड़ी रोककर नीचे उतरा तो सुल्तान शाह फाटक बंद करके अपना बे आवाज पिस्तौल थामे हमारी तरफ चला आ रहा था। सलाम ने इस पर निगाह पड़ते ही इस्तफसार तलब निगाहों से मेरी तरफ देखा और मैंने शाने उचकाकर बेपरवाही से कहा, यहाँ का कोई अपना तरीकाकार होगा, हाथ ऊपर उठाओ। इसे मुतज़ब्ज़ब पाकर सुल्तान शाह ने करीब पहुंचकर गुर्राते हुए कहा, सलाम। हाथ उठाए बगैर इसे सर्द और कहर आलूद निगाहों से घूरता रहा और सुल्तान शाह इस पर हाथ छोड़ बैठा। इसका बायां हाथ पूरी कुव्वत से सलाम के जबड़े पर पड़ा था और वो लड़खड़ाकर कई कदम पीछे हट गया। क्या हो रहा है? इसने गजबनाक लहजे में मुझसे सवाल किया तो इसके दाने के दोनों तरफ से खून की पतली पतली धारें बह रही थी। इस्तकबाल, मैंने सर्द लहजे में कहा और इसी के साथ इसकी पिंडली
उंगली पर एक ठोकर रसीदगी। वो बिलबिलाकर नीचे झुका और अगर सुल्तान ने झपट कर इसे फौरन ही न दबोच लिया होता तो इसने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया होता। इसे लेकर पुख्ता रवश पर गिरते हुए सुल्तान शाह ने अपना बेआवाज पिस्तौल मेरी तरफ उछाल दिया और फिर वहशियाना अंदाज में इस पर टूट पड़ा। वो भी कमजोर नहीं था। इसने जोर लगा करके तकरीबन फौरन ही खुद को सुल्तान शाह के नीचे से निकाल लिया, लेकिन सुल्तान शाह पर इस वक्त जुनून की सी कैफियत तारी थी। वो सलाम को मोहलत दिए बगैर पलटा और इसके दोनों जबड़ों को ताबड़तोड़ मुक्कों पर रख लिया। वो दमा चौकड़ी इतनी शदीद थी कि अंदर से कर्नल भी बौखलाकर बाहर आ गया। इस वक्त तक सुल्तान शाह सलाम को बुरी तरह लहूलुहान कर चुका था और इसके चेहरे पर जा बजा नील नमूदार हो चुके थे। इस कोशिश में सुल्तान खुद भी जख्मी हुआ था, लेकिन मजमूई तौर पर इसका पल्ला भारी रहा था। नतीजे के पेश नजर में दखल अंदाजी किए बगैर तमाशा देखता रहा ताकि वो दिल की भड़ास निकाल सके। कर्नल ने आते ही बीच बचाव की कोशिश की थी, लेकिन मैंने इसे भी सख्ती से रोक दिया और सुल्तान शाह ने जरा ही देर में सलाम के सारे कसबल ढीले करके इसके रिवॉल्वर पर कब्जा कर लिया। ये कौन है? यहाँ क्या हो रहा है? कर्नल ने कपकपाती हुई तहैयर अमेज आवाज में पूछा। गजाला के बारे में इसी से कुछ मालूम हो सकता है, मैंने सर्द लहजे में कहा। आप अंदर जाकर आराम करें, थोड़ी देर में ये सच बोलने की मशीन बन जाएगा तो आपको बुला लिया जाएगा। गजाला वो खून थूकते हुए तनफर अमेज लहजे में बोला, शायद तुम लोग बिल्कुल ही पागल हो गए हो जो एक शरीफ शहरी के साथ ये सलूक कर रहे हो। मैं किसी गजाला को नहीं जानता, अंदर चलो, थोड़ी देर में जान जाओगे। मैंने सफाकाना लहजे में कहा, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि सीवान के लिए काम करने वाले लोग कितने शरीफ होते हैं। इसने अंदर चलने में तरद्दुद का इजहार किया तो सुल्तान शाह ने फिर इसका चेहरा उधेड़ डाला। इसे यूं रह रह कर गुस्सा आ रहा था जैसे सलाम ने इसकी कोई पुरानी जागीर हथियाली हो। इस बार सुल्तान शाह के हाथ इसी वक्त रुके थे जब इसका शिकार तेवरा कर दोबारा नीचे ढेर हो गया था। चंद सानियों के इंतजार के बाद जब असलम पर मजीद कोई मुसीबत नाज़िल न हुई तो वो किसी अंधे की तरह टटोलता हुआ फर्श से उठ गया। जख्मों और खून की वजह से इसका वर्म आलूद चेहरा भयानक हो गया था। दोनों आंखों के नीचे नील पड़ गए थे और निचले पपोटों की सूजन ने इसकी दोनों आंखें तकरीबन बंद कर दी थीं। सीधा खड़ा हो जाने के बावजूद वो यूं लहरा रहा था जैसे इसकी खोपड़ी चकरा रही हो। हम दोनों इसे हाँकते हुए अंदर की तरफ ले चले। कर्नल हमारे पीछे आ रहा था। इसके चेहरे पर पिटने वाले के लिए तरहम के आसार नुमाया नजर आ रहे थे। मुझे हैरत थी कि जंगों का आजमूदा रिटायर्ड कर्नल होते हुए भी वो इस कदर नरम दिल वाक़या हुआ था। कर्नल को रास्ते में छोड़कर हम सलाम को इसी कमरे में ले गए जहां कामरान कैद रहता था। अंदर दाखिल होने के बाद सुल्तान ने दरवाजा और खिड़कियां बंद कर दी ताकि बाहर से किसी मुदाखलत का इम्कान बाकी न रहे। अब बताओ कि गजाला के बारे में क्या जानते हो? मैंने कैदी के सर पर मुसल्लत होकर सर्द लहजे में सवाल किया। मैं किसी गजाला को नहीं जानता, इसने बर्राई हुई आवाज में कहा। फिर लाहौर से यहाँ क्यों आए थे? मैंने तलख लहजे में सवाल किया। इसका चेहरा लिथड़ा हुआ और बुरी तरह मशक था जिसकी बिना पर इसके तासरात का अंदाजा लगाना दुश्वार था, लेकिन फिर भी मैंने महसूस किया कि वो मेरा सवाल सुनकर चौंक पड़ा था। लाहौर से मेरा यहाँ बादला हुआ है। तुम कौन हो और मुझ पर किस बात का शुबा कर रहे हो? अगर तंजीम में तुम जरा भी अहम मुकाम के हामिल हो तो मुझे जरूर पहचान लोगे। मेरा नाम डैनी है। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा। मैं जानता हूँ, इसने बिला तामल इकरार किया। तुम्हारा नाम मेरे लिए नया नहीं है। मुझे तुम्हारी ही तलाश में मदद देने के लिए सीवान के पास भेजा गया है। शायद पहले तू भी हमारे ही साथ था। और वो तस्वीर जो तुम्हें दी गई थी? मुझे कोई तस्वीर नहीं दी गई, वो दो टोक लहजे में बोला। इस छत के नीचे हम तुम्हें जिबा भी कर देंगे तो कोई तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। मैंने सख्त लहजे में कहा। बेहतर यही है कि जो कुछ जानते हो बिला तकलीफ बताते चले जाओ, वरना आरजू के बावजूद आसानी के साथ मौत को भी गले न लगा सकोगे। जबरदस्ती जो कहलवाना चाहो कहने के लिए तैयार हूँ, इसने बेबसी का मुजाहरा करते हुए कहा। वरना सच्ची बात यह है कि मैं ना गजाला को जानता हूँ और ना किसी तस्वीर के वजूद से वाकिफ हूँ। मुझे अंदाजा हो गया कि वो सफेद
सफेद झूठ बोल रहा था। अगर वो गजाला से लाइल्मी के साथ ये मान लेता कि इसे लाहौर से चलते हुए एक तस्वीर दी गई थी तो शायद मैं फरेब खा जाता, क्योंकि रक्षी मुझे बता चुकी थी कि इस्लाम कत्ल और अगवा के मामलात में माहिर तस्वर किया जाता था और इसे लाहौर से खास तौर पर गजाला की तलाश के लिए भेजा गया था। वो जिस तरह अपनी आमद के बुनियादी मकसद से गुरेज कर रहा था, इसकी बिना पर मुझे कोई शुबा होने लगा कि गजाला की गुमशुदगी में अगर इसका हाथ नहीं था तो वो इस बारे में कम अज कम कोई अहम बात जरूर जानता था। ये इस तरह नहीं मानेगा, सुल्तान शाह ने गुस्सीले लहजे में कहा। मार खाने के मामले में बहुत डीठ और पक्का मालूम होता है। मैं इसके कान काटने से इब्तदा करता हूँ, फिर देखूंगा कि कब तक खामोश रहता है। ठीक है, छुरी और पिसी हुई मिर्चें ले आओ, मैंने इसे इत्तफाक करते हुए पुरसुकून लहजे में कहा और वो दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। मैं फिर कह रहा हूँ कि तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। सुल्तान शाह के चले जाने के बाद इसने बर्राई हुई आवाज में कहा, तशद्दुद के बाद तुम अगर कुछ उगलवाने में कामयाब हो भी गए तो वो झूठ और गुमराह कुन होगा। झूठ और सच में तमीज करना मेरा काम है और मैं तुम्हारे मखसूस पेशों से भी अच्छी तरह वाकिफ हूँ। एक कातिल को अजियत देते हुए हलाक करने में मुझे कोई तामिल ना होगा। ये याद रखना कि मरने के बाद तुम्हारे वारिस भी तुम्हारी लाश को शिनाख्त नहीं कर सकेंगे और तुम लावारिस करार देकर किसी गड्ढे में दबाए जाओगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।